नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंचे। 25वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारतीय समुदाय ने स्वागत कर लगाए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी की रफ्तार। सेवा, निर्माण और कृषि क्षेत्र ने दिखाई मजबूती। देहरादून में उद्योग जगत और आर्थिक मामलों के जानकारों ने की सराहना। बागेश्वर जिले के आपदा प्रभावित बैसानी में राहत केंद्र से की जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक में मुयालगांव मंजियाड़ी मेहरगांव मार्ग पर मलबा बन रहा मुसीबत। स्वास्थ्य पखवाड़ा के दौरान प्रदेश भर में आयोजित किए जाएंगे 4,500 से ज्यादा मेडिकल व ब्लड डोनेशन कैंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से होगी पखवाड़े की शुरुआत। और अल्मोड़ा में धार्मिक आस्था और परंपरा का संगम नंदा देवी मेला शुरू। धार्मिक अनुष्ठानों और देवी स्तुति से गूंजी सांस्कृतिक नगरी। आज रात होगी मां की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन पहुंच गए हैं, जहां वे 25वें शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन कल से शुरू होगा। तियानजिन एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक और गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनके होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारों से उनका अभिनंदन किया। शंघाई सहयोग संगठन की ये 25वीं बैठक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसकी अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी इस दौरान वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, सतत विकास और वैश्विक सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में एससीओ की 25 साल की उपलब्धियों पर मंथन और अगले 10 साल की कार्य योजना को अंगीकृत किया जाएगा। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन भारत के लिए अहम है, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद है। देश की अर्थव्यवस्था ने इस वित्त वर्ष की शुरुआत सुदृढ़ की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें अप्रैल से जून यानी पहली तिमाही में जीडीपी की रफ्तार तेज दिख रही है। भारत ने पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जुलाई 2025 के उच्च आवृत्ति संकेतक पहली तिमाही की आर्थिक गति को आगे ले जाने का संकेत देते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी 7.8% बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 6.5% रही थी। सेवा क्षेत्र की शानदार बढ़त के चलते जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.6% की वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र ने भी 3.7% की मजबूती दिखाई, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुनी है। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में भी 7.5% से ज्यादा की बढ़त दर्ज हुई। सरकारी खर्च में 9.7% की तेज वृद्धि ने ग्रोथ को बल दिया है। वहीं निजी खपत में 7% और निवेश यानी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 7.8% की मजबूती देखने को मिली। स्पष्ट है कि पहली तिमाही की तेज रफ्तार ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए उम्मीदें बढ़ा दी हैं। अब नजर दूसरी तिमाही के आंकड़ों पर होगी, जो नवंबर में सामने आएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन अनुमानों का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास इंजन है, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये आंकड़े शानदार हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सुधारों से प्रेरित वैश्विक विकास केंद्र है। When we read about the India growth story with this quarter, April to June,
growth rate at 7.8%. And we've grown across sectors. So I was just looking at the sectoral growth. Public administration 9.8%, financial and realty sector 9.5%, trade and hotels 8.6%, manufacturing 7.7%, construction 7.6%, and agriculture 3.7%, which is big for agriculture. भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत ने 7.8% की दमदार जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। ये पिछले साल की तुलना में कहीं अधिक है और भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। राजधानी देहरादून में जीडीपी वृद्धि को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। अर्थशास्त्री डॉक्टर राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि 7.8% की वृद्धि बेहद सकारात्मक संकेत है। मोदी सरकार ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे पर ध्यान देने की जरूरत होगी, लेकिन भारत सही ट्रैक पर चल रहा है। अगर आप देखें कि आज के डेट में जो हमारी विकास दर है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। आप समझ लीजिए जनरली हम जो ग्रो कर रहे थे वो 6.5 के आसपास हम लोग ग्रो कर रहे थे, और जिस तरह से 7.8 का आंकड़ा आया है वो अपने आप में बहुत एक जिसे कहते हैं उत्साहवर्धक है। और ये सिर्फ भारतवर्ष में इसका इफेक्ट नहीं आएगा, जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमी है वो भी इसको देख रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर्स है वो देख रहे हैं। और जब इतनी ग्रोथ आ रही है तो नेचुरली जो है जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आएंगे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। ये जो है लगता है कि जो विकास दर है वो और बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं जो है हम लोग जो है हम जो डेवलप्ड नेशन की तरफ, विकसित भारत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो उसका एक जो है ये स्टेप है, और ये अब आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि उद्योग जगत के लिए ये राहत की खबर है। सरकार की निवेश प्रोत्साहन और उद्योग हितैषी नीतियों से आने वाले समय में विनिर्माण क्षेत्र और भी गति पकड़ेगा। जो आंकड़े आए हैं वो बड़े सुखद आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले 5 क्वार्टर्स के बाद 7.8% की ग्रोथ जो दिखा रही है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पर्टिकुलरली ट्रेजरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आता है, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ जो है हमारे इस क्वार्टर में दिया है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ शॉक्स जरूर हैं, तो उसके बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। वहीं भाजपा संगठन के प्रदेश प्रवक्ता सतीश लखेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। जीडीपी की ये वृद्धि दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। भारत अब आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर है। जहां पूरी दुनिया अनेक समाचारों को लेकर और अनेक आर्थिक युद्धों को लेकर के चर्चाओं में है, और जहां अर्थशास्त्री भारत जैसे बड़े देश की आर्थिक स्थिति पर लगातार निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में लगातार 5 जो तिमाही हैं उसमें रिकॉर्ड 7.8% की जो जीडीपी वृद्धि है हमारी, वो बताती है कि मोदी जी का आर्थिक प्रबंधन, सेवा क्षेत्र में हो रहे लगातार कार्य और भारत का आंतरिक जो सुरक्षा चक्र है, जिसको मोदी जी ने कहा कि हमारे 125 करोड़ देशवासी आपसी अपनी ताकत है, उसी ताकत के दम पे हमारी आर्थिक जो व्यवस्था है वो अपने आप में संबल बनी हुई है, जो पूरी देश को आईना दिखाती है और दुनिया को आईना दिखाती है। वहीं उधम सिंह नगर के उद्यमी मनीष शुक्ला भी जीडीपी वृद्धि को सकारात्मक मान रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अनुपात में ये वृद्धि देखने को मिली है। इससे हर क्षेत्र को लाभ मिलता दिख रहा है। ग्रोथ है ये बहुत ही कंपोजिट ग्रोथ है। इसमें ग्रामीण सेक्टर भी और शहरी सेक्टर भी, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, तीनों में ग्रोथ दिख रही है। ये तीनों ही हमारे पूरे इंडिया का जो हमारा ग्रोथ सेक्टर है और हमारी इंडिया की इकोनॉमी है,
वो इन 3 मोटे मोटे हिस्सों में हम देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल में, एग्रीकल्चर में और सर्विस में। पहले हम सर्विस में बहुत आगे थे, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए बहुत अच्छा है। हम चीन से और अच्छा मुकाबला कर सकते हैं दुनिया में। पहले दुनिया का सबसे बड़ा हमारा बैक ऑफिस दुनिया का इंडिया था, और दुनिया का इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग हब था वो चीन था। अब हम चीन से प्रतिस्पर्धा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। भारत की 7.8% जीडीपी वृद्धि ने साबित कर दिया है कि मोदी सरकार की नीतियां और सुधार वैश्विक चुनौतियों के बीच भी देश को मजबूती दे रहे हैं। आने वाले वक्त में भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में दुनिया का नेतृत्व करेगा। बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में गुरुवार रात बादल फटने से बड़ी तबाही हुई है। प्रभावित क्षेत्र में जिलाधिकारी आशीष भटगाई, एसपी चंद्रशेखर घोड़के और विधायक सुरेश गढ़िया स्वयं राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं। बैसानी विद्यालय में बनाए गए राहत केंद्र से मॉनिटरिंग जारी है। जिलाधिकारी का कहना है कि हम लगातार रेस्क्यू और राहत कार्यों पर निगरानी कर रहे हैं। राहत राशि थी वो हम लोगों ने जिनके घर डैमेज हुए थे उसमें लगभग 4 घर थे घर जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए, तो उनको राहत राशि का वितरण अभी यहाँ पर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ जिन लोगों को जिसमें डेथ हुई है उनके लिए भी राहत राशि का वितरण किया जा रहा है। तो लोगों को जैसे यहाँ पर पहुँचने वाले हैं उनसे बात हो रही है, सहायता जो है के रूप में ये भी दे दिया जाएगा। बाकी जो विदेशी हैं उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि विस्थापन के लिए उनके द्वारा बोला गया है, तो हम लोगों ने वो भी बात उसमें भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसके आसपास की ज़मीनों को हम लोग वहाँ पर ढूंढवाएंगे जिसमें विस्थापन जो ऐसे घर है वहाँ पर खतरा बना हुआ है, उनका विस्थापन उसमें किया जाएगा। आपदा में कई मकान, खेत और पंचक्की पूरी तरह तबाह हो गए। ग्रामीण डरे सहमे अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। रेड क्रॉस और प्रशासन की ओर से राहत सामग्री बांटी जा रही है। अभी शासन प्रशासन लगा हुआ पौसारी मॉल में, पौसारी ग्राम में और पौसारी ग्राम सभा में अभी डर का माहौल है। रात को लोग सो नहीं रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही कि रात को बारिश आ रही थी, ऊपर भी पूरा फट गया, पहाड़ गिरने वाले हैं। गांव को, पूरी गांव को बिल्कुल भी वो है। और मेरा तो पर्सनली ये चीज है कि मेरा तो मकान ही बह गया। पीडब्ल्यूडी मलबा हटाने और रास्ते दुरुस्त करने में जुटा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग प्रभावितों का इलाज कर रहा है। टिहरी जिले में भिलंगना ब्लॉक की नैलचामी पट्टी के कई गांव आपदा की मार झेल रहे हैं। लगातार मलबा आने से मुयाल गांव, मंजियाड़ी, मेहर गांव मार्ग बाधित है, जिस कारण ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आए दिन सड़क बंद हो रही है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से इसके स्थायी समाधान की मांग की है। दरअसल PMGSY की लगभग 17 किलोमीटर लंबी मुयाल गांव, मंजियाड़ी, मेहर गांव मार्ग किलोमीटर 1 पर मलबा और बोल्डर आने से लगातार बाधित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी सड़क के ऊपर मंजियाड़ी गांव के लिए लोक निर्माण विभाग ने भी सड़क काटी है, जिसका मलबा सीधे नीचे आकर मुयाल गांव, मेहर गांव मार्ग को बाधित कर रहा है। मुयाल गांव के प्रधान जितेंद्र थपलियाल का कहना है कि सड़क बंद होने की शिकायत कई बार की गई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। बार बार मतलब सामान्य से अगर बारिश होती है, बड़े बरसात तो छोड़िए, सामान्य भी बारिश अगर होती है तो ये आके हर बार यहाँ पर ऐसी स्थिति बन जाती है और एक नासूर बन गया है ये, मतलब इस क्षेत्र के लिए। आप मान के चलिए कि ये जो रोड है ये लगभग 16-17 किलोमीटर लंबी है और कम से कम 15-16 गांव इस पर इसके टच में हैं। आवाजाही जो है, जैसे पहले गांव जंदोली, कुमाल तोक है, गौरिया गांव है, मंजियाड़ी है, चामी है, इससे और आगे बड़े बड़े गांव हैं, जाक है, नैल है, भटवाड़ी है, तो सारे लोगों का आवाजाही इसी रास्ते से होती है। लेकिन हर बार स्थिति यहाँ पर इतनी नाजुक बन जाती है कि एक बड़ी गाड़ी तो छोड़िए, मोटरसाइकिल पास करवानी बड़ी मुश्किल हो जाती है। वहीं गौरिया गांव के निवासियों का कहना है कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए मोटर मार्ग विभागों की लापरवाही के कारण परेशानियों की वजह बन गए हैं। उनका कहना है कि PWD और PMGSY ने किलोमीटर 1 के ऊपर ही डंपिंग जोन बनाया है, जो नीचे सड़क को ब्लॉक कर रहा है। और देखिए ये रोड भाई जी, ये रोड ये है PMGS वालों की रोड है और ये देखिए यहाँ 15-16 गाँव को जोड़ती है रोडें। और इन लोगों ने यहाँ पे एक, अगर यहाँ पे एक वो बनाया होता, पुलिया बनाया होती, तो आज ये स्थिति ना होती।
और ये जो यहाँ आगे या डंपिंग जोन बना रखा है मेरे पीछे, वहाँ पे पूरा मलबा इन्होंने डंपिंग जोन बना रखा है। इसी वजह से मलबा यहाँ पूरा आता है और ये पूरी रोड बाधित होती है। दूसरी ओर इस बाबत पीएमजीएसवाई टिहरी के अधिशासी अभियंता अविनाश कुमार सैनी का कहना है कि लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन से मार्ग बंद हो रहा है। तत्काल मलबा हटाकर मार्ग को खोला जा रहा है। बरसात बाद अक्टूबर माह में इसका स्थायी समाधान किया जाएगा। ये हमारी रोड है मोयालगांव मझाड़ी महर, तो इसमें किलोमीटर 1 में एक गदेरा आता है और उसके ऊपर मझाड़ी करके एक रोड कटी है जो पीडब्ल्यू के द्वारा काटी गई है। उसका मलबा उन्होंने हमारी रोड पर ला करके उधर वहाँ डंपिंग में डाल दिया है। वो मलबा बह करके नीचे रोड में आ जा रहा है बार बार। उसके लिए हमारी वहाँ बरसात की उसमें जेसीबी खड़ी हुई है। जैसे ही रोड बंद होती है हम उसको खुलवा देते हैं। उसका परमानेंट इलाज ये है कि जैसे अभी बरसात बंद होती है उसके बाद उसमें बॉक्स करवर्ट या कुछ कॉजवे इस टाइप का बना करके और ऊपर उसमें दीवार लगा करके ताकि उसका मलबा नीचे ना आए, और ऊपर भी उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि ऊपर का मलबा भी बह करके वहाँ से नीचे ना आए। उसके लिए पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी जो है बात की जाएगी और तब उसका परमानेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व उपकेंद्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में आम लोगों की निःशुल्क जांच करके उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टमटा ने बताया कि पखवाड़े के दौरान 4604 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक हमको पखवाड़े चलाने हैं, स्वास्थ्य पखवाड़ा और साथ में ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये हमारे पूरे राज्य में चलेंगे और हम लोगों ने इसका माइक्रो प्लान भी मंगा लिया है सारे डिस्ट्रिक्टों से। तो लगभग हमारे 4500 कैंप्स जो अभी तक हमने रिकॉर्ड किए हैं वो लगेंगे हमारे, और हर ब्लॉक वाइज, पंचायत वाइज, नगर क्षेत्र में और नगर निगम, इस जगह हम लोगों का प्लान है। तो बाकी हमारी ये इसी के द्वारा हमने सारे निर्देश भी दे दिए हैं और रिटर्न में भी। तो हमारी ये 17 तारीख से पखवाड़े चले। स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि स्वास्थ्य पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाले शिविरों में केंद्र व राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा प्रदेश भर में वृहद रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए विभिन्न विद्यालयों, स्कूलों व महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को भी जागरूक किया जाएगा। है ये 2 तरह का है। एक तो ब्लड डोनेशन है, तो उसमें तो खाली हमारे डोनेशन होंगे, जितना मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी है वही हम जनपदों में रखेंगे। और साथ में हमको जो है रजिस्ट्रेशन करना है डोनर्स का। तो हम लोग को जो टारगेट है वो लगभग हमारा 5 लाख डोनर जो है हमको रजिस्टर करने पूरे राज्य में। तो ये हमारे हर साल ये प्रोग्राम चलता है हमारा। लास्ट ईयर 2 सालों से हमने ये कर रहे हैं हम लोग। तो हमारे जनपदों में इसकी तैयारियां भी हो रही हैं। और साथ में तो हेल्थ कैंप है, तो उसमें हमारे जो है सारे जो राष्ट्रीय प्रोग्राम्स हैं हमारे वो सब कवर किए जाएंगे। जैसे हमारे टीबी प्रोग्राम है या जन सुरक्षा योजना जो हमारे गर्भवती महिलाओं को है, टीकाकरण है, और हमारे RBS की टीम है जो हमारा बच्चों की स्वास्थ्य वो है। तो हर तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी जो वो हैं बीमारियां हैं वो भी देखी जाएंगी। साथ में वहाँ इन्वेस्टिगेशंस भी हम करेंगे, जो बेसलाइन हमारी इन्वेस्टिगेशंस वो भी होंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चमोली जिले के गौचर क्षेत्र में मां कालिंका लोकोत्सव मनाया जा रहा है। 7 गांव कृपनाई तल्ली, पनाई मल्ला, भटनगर, शहरगांव, बंदरखंड, श्रीकोट और रावल नगर मिलकर हर साल ये आयोजन करते हैं। मान्यता है कि मां कालिंका का मायका इन्हीं गाँव में है, जबकि भटनगर को उनका ससुराल माना जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को मां कालिंका को मायके बुलाया जाता है। इसके बाद पंचमी से अष्टमी तक पनाई सेरा मंदिर में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। नंदा अष्टमी के दिन मां कालिंका को वापस भटनगर ले जाकर पुनः उनकी विधिवत पूजा अर्चना कर उन्हें मूल स्थान पर विराजमान किया जाता है। रावल देवता धर्म भाई हैं, तो ये लोग मतलब अब ध्यान माना गया, तो ध्यान मतलब भटनगर हो गया ससुराली, भटनगर गांव ससुराली हो गया, और ये साथी गांव सैन, बंदरखंड, रोल नगर, बंदरखंड, ये 6 गांव ऐसे हैं कि मेदी गांव हैं। तो ये बुलाने जाते हैं ध्यान को, जैसे हम भी अपने ध्यान को बुलाते हैं। महीना होता उनका, तो नवमी की अष्टमी को देवी नीचे गई, और नवमी को भटनगर वालों की तिथि होती है, नवमी को उन्हीं का पूजा का सारा वही करते हैं, पूजा भटनगर गाँव में पूजा वूजा करके यहाँ से जब देवी जाती तो भारी रहती है। नवमी को पूजा होगी तो देवी अपने स्थान पे जाते हैं। क्षेत्रवासी कालिंका माता लोकोत्सव की इस परंपरा को धरोहर के तौर पर देखते हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष पंचमी को भगवती का यहाँ पर आगमन होता है, और नंदाष्टमी को जो है भगवती पुनः अपने मूल स्थान वही चिता भस्माली पे, जहाँ जो है शमशान घाट पे जो है वो नदी के किनारे जो है वो भगवती स्थित है। ये जो है कालिका माया का इतिहास है। और जो है 4 दिन तक हम यहाँ पर क्षेत्र की भलाई के लिए, क्षेत्र के वातावरण को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर यह यज्ञ का जो है आयोजन किया जाता है। सारे जितने भी हमारे क्षेत्र के ग्राम हैं, क्षेत्र के नगर के जितने भी लोग हैं, सब श्रद्धा भक्ति से आकर के यहाँ पर भगवती का पूजन करते हैं। यहाँ पे ये हमारे बहुत प्राचीन समय से ये मतलब ये परंपरा चली आती है। भादवाष्टमी के मौके पे माँ भगवती अपने जो साथी गांव के जो माई का पक्ष, जिसमें रावल नगर, पनाई, बंदरखंड, सैल, त्रिकोट इत्यादि ये गांव हैं, तो यहाँ पे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती है। और उस समय में यहाँ पे जैसे भैंसे की बलि वगैरह वगैरह जो प्रथा जो थी वो चलती आती थी, लेकिन सामाजिक चेतना के कारण अब यहाँ पे 3 दिवसीय यज्ञ का अनुष्ठान होता है, और पूरे क्षेत्र के लोगों की खुशहाली के लिए यहाँ पर सारे भक्तजन और हम सब लोग उनकी कामना करते हैं। अल्मोड़ा का धार्मिक व ऐतिहासिक नंदा देवी मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आरंभ हो गया है। मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए हवालबाग विकासखंड के ठूली गांव में कल कदली वृक्षों को आमंत्रित किया गया। आज ढोल नगाड़ों और देव डांगरों के मां नंदा सुनंदा के स्तुति गायन के साथ कदली वृक्षों को मंदिर में लाया गया। दिन में चंद्रवंशीय राजवंशीय परिवार के वंशज सोमेश्वर चंद्र राज सिंह ने कदली वृक्षों का पूजन किया। रात में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल अष्टमी को मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। नंदा देवी मंदिर समिति व मेला समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अल्मोड़ा का नंदा देवी मेला पिछले 209 वर्षों से आयोजित हो रहा है। मेले का समापन 3 सितंबर को मां नंदा सुनंदा के भव्य शोभा यात्रा के साथ होगा। यह मेला 209 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, और ये पंचमी से शुरू होता है। आज सप्तमी है। हम कल कदली वृक्षों को तुला गाँव में आमंत्रण देने गए थे। आज हम उनको वहाँ से लाए हुए हैं, और अभी राजवंशी के लोग इसकी पूजा कर रहे हैं। शाम को इनको नंदा सुनंदा की मूर्ति का निर्माण होगा, और फिर तब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। कल जो अष्टमी है उस दिन नंदा सुनंदा की पूरे श्रद्धालु जो जनता है वो पूजा करती है और प्रार्थना करती है कि सभी अल्मोड़ा के वासी सुखी रहे, संपन्न रहे, और यहाँ कभी आपदा ना आए।
बाजार में जूड़ा चाचरी छपी न्योली अपनी संस्कृति को बचाते हुए अपनी विरासत को संभालते हुए जो मातृशक्ति का आज योगदान यहाँ पर दिखता है बहुत सी मतलब ये मैं देखूँ कि हर साल इसमें मातृशक्तियाँ बढ़ते जा रही हैं। मैं आकर के अपनी संस्कृति को यहाँ पर मंच में उसके बाद दिखाती हैं। मैं इस मातृशक्ति का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज अगर हमारी संस्कृति को कहीं भी संभालने का कार्य किया है तो मातृशक्ति के क्रिया द्वारा ही किया गया है। देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल का स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने आज सुबह निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से दवा वितरण, डॉक्टरों की उपलब्धता और इलाज की स्थिति के बारे में फीडबैक लिया। आज हमने यहाँ राउंड लिया कोरोनेशन हॉस्पिटल में और मैंने पहले भी यहाँ पर दो तीन बार विजिट में कर चुकी हूँ। तो आज मैंने पाया कि बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट यहाँ मैंने देखा, साफ़ सफाई भी देखी और स्पेशली जो टोकन सिस्टम जो हम चाहते थे कि मरीजों की जो भीड़ है डॉक्टर्स के ओपीडी में वो ना लगे, वो मैंने यहाँ पाया। और आप लोग भी ज़रा देख लीजिएगा, जैसे भी जो हम बता रहे हैं वो वाकई में मतलब सही है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पेशेंट क्योंकि भीड़ क्राउड मैनेजमेंट जो अच्छा अगर कर दिया हमने तो बहुत बड़ी बात करी। तो हमारे पीएमएस साहब ने बहुत इसमें मेहनत करी और काफ़ी सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छा किया है क्योंकि पेशेंट खड़ा ना रहे और वो टोकन सिस्टम रहेगा तो अपना बैठा रहेगा, टोकन नंबर जैसे आता है उस हिसाब से वो पेशेंट अपना आप से उठ के जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 125वां एपिसोड होगा। लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। वे नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी अपने सुझाव ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा की रजत जयंती के अवसर पर आगामी नवंबर माह में 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजन किया जाएगा। इस सत्र में राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। भाजपा का कहना है कि वैसे तो पक्ष विपक्ष को हमेशा ही साथ बैठकर राज्य के विकास पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कम से कम रजत जयंती के वर्ष पर होने वाले विशेष सत्र में तो सार्थक और सकारात्मक चर्चा की अपेक्षा प्रत्येक उत्तराखंड वासी रखता है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि हम अपने राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं और इस अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेष सत्र के आयोजन की घोषणा की गई है। तो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय सरकार का ये फैसला है और इस सत्र के आयोजन से पक्ष और विपक्ष कि हम राज्य को किस ओर बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, कहाँ पर हमने अभी तक राज्य कहाँ पहुँचा है और कहाँ तक जाना है, इसको लेकर के एक रोड मैप की भी हम तैयारी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और राज्य की दशा दिशा तय करने के लिए यह सत्र होगा। ऋषिकेश नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। इस दौरान अवैध ठेले, सामान और पोस्टर बैनर हटाए गए। शनिवार को निगम की टीम ने शहर के सार्वजनिक स्थलों और मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाकर सड़कों को सुगम बनाया। टीम ने जगह जगह लगाए गए पोस्टर और बैनर भी उतरवा दिए। निगम अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का मकसद शहर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना है ताकि लोगों को परेशानी न हो और पर्यटन नगरी ऋषिकेश की खूबसूरती बनी रहे। निगम ऋषिकेश द्वारा शहर में फैले अव्यवस्थित जो अतिक्रमण है, होर्डिंग, बैनर, पोस्टर अवैध लगे हुए हैं, इन सबको हटाने के लिए नटराज चौक से देहरादून तिराहे और कोयल घाटी तक अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारा पहले चरण का अभियान है जिसमें कि अवैध होर्डिंग, बैनर, पोस्टर हटाए जा रहे हैं। दूसरे चरण में जो दुकानदार बंधुओं ने सीमा से अधिक अपना बैनर पोस्टर लगाया हुआ है, अपनी दुकान का विज्ञापन लगाया हुआ किसी कंपनी का, वो हटाए जाएंगे। उन पर जो बकाया है उसकी वसूली की जाएगी और तीसरे चरण में सरकारी संपत्तियों पर जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो यही है कि शहर में जो भी अतिक्रमण है वो स्वतः हटा लें, किसी प्रकार का जो है नुकसान न होने पाए, या अन्यथा यदि नगर निगम द्वारा हटाया जाएगा तो उसकी वसूली उनसे की जाएगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।